नमस्कार सभी दादा दीदी को। मैं ज्योतिरंजन अलियास बिट्टू जी फ्रॉम बैंगलोर। वैसे मेरा अपना घर हजारीबाग झारखंड में है। मैं बैंगलोर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग करता हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये आप लोग एक यूपीएसएफ का मीटिंग चला रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं और यूपीएसएफ पे काफ़ी अच्छी अच्छी प्राउड पे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने प्राउड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। प्राउड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मैंने इस प्रिंसिपल पे 13 पेज का एक पीपीटी तैयार किया जो कि आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पीपीटी को गो थ्रू करें मेरे यूट्यूब में वीडियो डालने के बाद। अगर आपको समझना है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक यूपी वाईएफ यूनिवर्सल प्रोसिक्यूशन फेडरेशन का छोटा सा मेंबर हूँ और मैं प्राउड के बारे में जो भी जानता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दोस्त लोग, मेरे सगे संबंधी प्राउड को जाने। जो मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप वो नॉलेज किसी और को दे सके। होल्ड ऑन, या सो हमारा जो प्राउड का जो विभिन्न अंग है जिसका नाम है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वी नो दैट प्राउड emphasizes on economic democracy and decentralized economy. But have you ever wondered what the Greek word democracy is? So you can see in the PPT. So let's first of all understand the democracy word itself. The term is derived from the Greek words demokratia. Demos means people and kratos means rule. That is rule by the people. अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। इकोनॉमी रूल बाय द पीपल, इट्स ऑब्वियस कि कोई भी इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय द पीपल, but the approach is different. Is it centralized or decentralized? That is where growth comes into picture. In simple word, हम लोग कह सकते हैं आजादी। We need democracy, economic democracy, right? आप देख सकते हैं मैंने एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, छह लोग हैं और बीच में जो गवर्नमेंट है, इट्स ए गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द पीपल। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी आर ऑफ टू टाइप्स। पहले डेमोक्रेसी होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोक्रेसी होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हम लोगों को आज तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं मिला है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिला। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है यू हैव द राइट टू वोट, राइट? You have the right to vote. You have the right to elect your own representative. ये आपको एक आजादी दी गई है, लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आज तक हम लोगों को नहीं मिला। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम प्राउड देयर आर मेनी सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राउड ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे बात करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे बात करती हैं, लेकिन हमारा जो प्राउड यूनिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो ये है कि हमारे श्री श्याममूर्ति जी, श्री पी आर सरकार ने प्राउड में हम लोगों को बताया है कि हमारे पास चार ऐसे टेनेट्स है, चार ऐसे प्रिंसिपल है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सभी के इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से अलग करती है। वी विल सी दोस फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टेनेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन प्राउड इन कमिंग स्लाइड्स। लेट्स मूव ऑन। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो अभी तक आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एटलीस्ट उसका वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। But question comes into mind, why we need economic democracy if we already have political democracy, right? Isn't it? In order to understand this, let's first understand what is the difference between political and economic democracy. As I said, political democracy is nothing but in this democracy, all citizens have the right to elect the government, right? Let's move to the next slide. Let's see what is economic democracy. In order to understand what is economic democracy, it is important to understand the word economic plus democracy. As you can see here, economics means arthvyavastha, democracy means lokodwara, which indeed means economic control by people. Obviously, it is obvious that people will only control economy of a country. तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी जो है कि लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी।
तो भगवान तो आगे कंट्रोल करेगा नहीं। द क्वेश्चन इज अप्रोच, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन इज अप्रोच। अप्रोच क्या है उसको कंट्रोल करने का? देयर आर टू डिफरेंट अप्रोच, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कैसे काम करता है और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कैसे काम करता है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, स्टेट वन, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पावर है ये किसी किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर में, देखो सेंटर में ये इसके पास कोई डेटा नहीं, इसके पास कोई डेटा नहीं, इसके पास कोई डेटा नहीं, इसके पास कोई डेटा है भी तो उस डेटा के साथ वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज पावर नहीं। इकोनॉमी को कंट्रोल करने का इकोनॉमी किसका पावर है? सेंटर ऑफ द पीपल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल करने का पावर। वेयरएज इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जो कि प्रोथ बोलती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है। हर स्टेट जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सबके पास अपना अपना पावर होगा अपने अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। सो हाउ इट इज, आप ही सोच सकते हो सेंट्रलाइज्ड बेटर है कि डिसेंट्रलाइज्ड बेटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, I wanted to show you how actually capitalism works. I've taken example of two states. One of the state is poor state and one of the state is rich state. It could be any other states like where the capitalism, there are more capitalists. Right? तो हमारे झारखंड में आप देख सकते हैं हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, नो इंडस्ट्री इन झारखंड, नो इंडस्ट्री नो जॉब, ठीक है। तो इस यहाँ के झारखंड के जो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, अब ये लोग जॉबलेस हो, तो और देखिए यहाँ पे ये लोग ऐसे बैठे हुए। अब चूंकि ये लोग जॉबलेस है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि हु विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ झारखंड इफ देयर इज नो इंडस्ट्री नाउ, राइट। ये हो गया झारखंड का प्रॉब्लम। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्रोक्यूर करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए यू आर सपोज्ड टू हैव इंडस्ट्री दैट यू डोंट हैव। Since we don't have industry in our local area, our people are jobless, and now they're asking the question how to get the job, right? That's the problem of a poor state. Now, coming back to the rich state, हम लोग देख सकते हैं कि रिच स्टेट में कैपिटलिस्ट लोग बहुत होने की वजह से उनके पास पूंजी है, उन लोगों ने एक क्या कहते हैं इसको, इंडस्ट्री लॉन्च किया। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि इन लोगों के पास इंडस्ट्री है लेकिन ये रॉ मटेरियल नहीं है। तो रॉ मटेरियल कहाँ था? पुअर स्टेट के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम झारखंड एंड होल्ड देम। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को झारखंड बिहार से उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और उसी चीज को रिफाइन करके प्रोडक्ट को उसी मार्केट में 4 गुना दाम में बेचते हैं, राइट। नाउ दे आर आस्किंग, हमारे पास इंडस्ट्री आ गया, हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गया, हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वो आ गया दूसरे देश से, बट स्टिल वी डोंट हैव लेबर्स। लेबर्स मतलब क्या? जो मतलब कि जो जिसको 50 रुपए देकर के आप काम करा लो, 100 रुपए देकर काम करा लो। अरे इसके बच्चे जो बीटेक और एमबीए करते हैं और एमसीए करते हैं, जो करोड़ों में खेलते हैं, वो तो नहीं करेंगे ना लेबर का काम। क्योंकि तो ये लोग क्या बोलते हैं, लेबर सेज इन झारखंड होल्ड देम, राइट। तो ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, यहाँ से लेबर भी ले रहे हैं, और हमारे लेबर को लेकर के, हमारे रॉ मटेरियल को लेकर के अपने इंडस्ट्री में उसको रिफाइन करने के बाद, प्रोक्यूर करने के बाद, हमारे इसी प्रोडक्ट को हमको ही रिटर्न झारखंड में 4 गुना दाम में बेचते हैं। Do you follow what I'm trying to say? Now see here, we have raw materials, but without industry, it has no use. What economic centralizer does is, it makes poor more poor and more poor. It is a curse for human society. इसने क्या किया कि जहाँ पे जो जो देश ऑलरेडी, जो शहर, जो स्टेट ऑलरेडी गरीब है, वहां पे गरीबी और बढ़ा दी इसने, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को इसने बाहर लाया, यहाँ पे इन लोगों को जॉब दिया, यहाँ के सारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ लेके आया, यहीं पे इसको रिफाइन किया और इसी चीज को यहाँ पे 4 गुना दाम में बेच रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंडस्ट्रीज इन झारखंड इटसेल्फ। अब लोकल लोग तो बाहर में जॉब लिए ना, तो लोकल इकोनॉमी बाहर चली गई, ठीक है। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बाबा ने बताया है कि 4 इंपॉर्टेंट टेनेट्स, 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कैसे
हमें इकोनॉमिक हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं. Now let's move on to the next slide. I hope these slides are getting clear for you. Uh, I think you might have a good, fair idea on capitalism as of now. Let's understand motivation behind economic democracy. India is yet to get freedom. We have just political democracy, right? What about economic democracy? To get to the core of it, try to understand motivation and behind economic democracy. Under growth, for economic democracy to be successful, we have four different tenets, as I was saying earlier. So, what are those? The first one is the minimum requirement of life must be available to every individual. The people should enjoy a gradually increasing quality of life. Third, the local people should deserve a right to make the economic decision which directly affects their life. And the final is to prevent outside investors from negatively interfering in the business of local economies. So these are the four important tenets that makes the Proud economic democracy unique from other economic democracies. ये चार टेनेट्स, ये चार प्रिंसिपल कोई भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कोई भी जो अपार्ट फ्रॉम प्राउड में बात करते हैं, किसी के पास नहीं है. दैट मेक्स प्राउड ए यूनिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में हल्का सा पता चल गया होगा. So we have total four tenets. We will be discussing it at some later point of time, but before that, you must know the basic principle of growth. As I said earlier, production for consumption, not for profit. Whereas the principle of capitalism is production for profit, not for production for profit, not for consumption. Okay, so that is a principle. But what was the motivation behind this principle? मैं मानता हूं कि प्राउड का जो प्रिंसिपल है प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट. लेकिन ये प्रिंसिपल बनाने के पीछे मोटिवेशन क्या था वो जानना जरूरी है, राइट? Why not profit based? Why consumption based? The motivation is to increase purchasing capacity of every individual. Now question is, what is purchasing capacity? मैंने बताया प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट. ये जो प्रिंसिपल है इसका मोटिवेशन ये था ताकि हम लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें. लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज परचेसिंग कैपेसिटी इटसेल्फ, राइट? ओके, परचेसिंग कैपेसिटी इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम लोग केपीआई के नाम से भी जानते हैं, मींस मेजर. हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं नापना, राइट? फॉर एग्जांपल, if you have to measure a bucket of water with 1 kg mug, not just 1 kg, it's 1 liter mug, to determine how much liter water is there. So 1 kg jug is what? एक KPI. 1 kg का जो जग है ना आपके पास, वो क्या है? एक KPI, एक मेजर है, नापने का एक तरीका है, राइट? नापना किसको है? वाटर को. वाटर क्या हो गया? एक डायमेंशन. डायमेंशन मतलब जिसको नापने जा रहे हो, कैसे नापने जा रहे हो, वो क्या है? मेजर. वो नापने का तरीका है, राइट? A measure to measurement the quantity of water. So you can see here, this is our dimension. ये हमारा डायमेंशन है वाटर. और ये जो जग है, ये जग हमारा मेजर है. और इस मेजर से हम लोग इस डायमेंशन को नापेंगे कि इसमें कितनी पानी है. You follow what I'm trying to say? Anyways, let's move on to the next slide. I hope these all things are getting clear for you. Now, as of now, you might have a fair idea on purchasing capacity as well. Now, what does it measure? As we have discussed in the last slide, कि हम लोग पानी को एक जग से मेजर कर सकते हैं. तो परचेसिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो ए केपीआई, ए मेजर. तो हम लोग इससे क्या मेजर करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. वी मेजर परचेसिंग कैपेसिटी in order to assess individual standard way of living and the true state of their economy. एक इंसान का असली आय कितना है, उसका जीने का तरीका कितना स्टैंडर्ड है, उसको नापने का जो तरीका है, उसको कहते हैं परचेसिंग कैपेसिटी. That is called KPI. That is called the measure. That is called purchasing capacity. Now the question is, how to increase purchasing capacity of every individual? The answer is nothing but the basic principle of growth: production for consumption, not for profit. Apart from that, there are a few more points that we are supposed to know. So a first point is production for consumption, not for profit. By continuously increasing the purchasing capacity,
easy availability of the minimum requirements, stable prices, progressive and periodic increase of wages and salaries, and increasing collective wealth must be ensured. Mhm. Now, our point of discussion will be one and all purchasing capacity. So here after हम लोग सिर्फ purchasing capacity पे ही बात करेंगे. In protest economy, there will be no limit to purchasing capacity. Protest economy के अंदर purchasing capacity का कोई limit नहीं होगा. It will be ever increasing. But how? मैंने बोल दिया कि purchasing capacity ever increasing होगा, लेकिन कैसे? That is, purchasing capacity will be ever increasing. The minimum requirement must be guaranteed and should always be increased according to time is present portion. And this can be done by continuously increasing the purchasing capacity. I hope you are getting some clarity on purchasing capacity. Well, coming to the next slides, I can guarantee you that the concept of purchasing capacity would be more clear. Prouth does not advocate free supply of minimum requirement to every individual. अगर कोई बोलता है ना कि प्राउथ फ्री में सब कुछ देगी तो वो गलत है, उसको नहीं मानना, वो सरासर गलत है. प्राउथ फ्री में कुछ नहीं देगी. Prouth does not advocate free supply of minimum requirement to every individual. Instead, Prouth says the greater the purchasing capacity, the higher the standard of living. Prouth, instead of asking government to give essential commodities, minimum requirements to each and every individual in a free way, instead of doing that, Prouth क्या बोलती है? Prouth बोलती है कि हर इंडिविजुअल का परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे. अगर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके अंदर आ जाएगा. दिस इज द अप्रोच ऑफ Prouth. इसको समझना होगा. Now, it may be questioned whether it is wise for any government to guarantee the minimum requirement, right? It's a question. Let's say if the state has to supply salt, gram, wheat, rice to all peoples, then obviously state government has to take some control measure to control the distribution of the essential things which people may not like. आपके घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों को आपको सब कुछ फ्री में देना है, सॉल्ट देना है, आपको ग्राम देना है, वीट देना है, राइस देना है, ठीक है, तो आप इनफाइनाइट तो नहीं दे दोगे ना किसी को, कहीं ना कहीं तो कंट्रोल लगाओगे ना, किसी को कम दोगे, किसी को ज्यादा दोगे. बेस्ड ऑन कुछ ना कुछ कंडीशन तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर लगाना पड़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे प्रौध बोलती है, here प्रौध views that people should be guaranteed the provision of sufficient purchasing power. प्रौध कहती है कि इंसान का purchasing power, वो sufficient purchasing power गारंटी होनी चाहिए to meet this requirement. अगर purchasing power guaranteed है तो वो लोग इस requirement को automatically meet करेंगे. In that case, the state need not adopt any control measure to control the distribution of essential commodities. Another disadvantage of guaranteeing the supply of minimum requirement is that अगर हम लोग फ्री में सबको हर कुछ दे देंगे तो उसका एक और डिसएडवांटेज है, और वो क्या है? If consumable goods are supplied to everyone, people will become lethargic. Do you follow? I agree. This minimum requirement can be achieved through guaranteed purchasing capacity. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आनंद सॉरी, प्राउथ में कुछ भी फ्री नहीं है भाई. प्राउथ में परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उस परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा. अगर आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो आप इसके लिए आवाज उठाएंगे. उसके लिए भी कंडीशन है प्राउथ में, वो आवाज भी कैसे उठाएंगे उसके लिए भी प्राउथ में संविधान दिया गया है, वो भी मैं दिखाऊंगा. So see, this minimum requirement can be assured through guaranteed purchasing capacity, which should be enshrined in the constitution as a fundamental or cardinal human right. Constitution में इसको human right के तौर पे लिया जाएगा to guarantee purchasing capacity. This will give the citizen of the country legal power if their minimum requirements are not met, right? Hence, the necessity of purchasing capacity will be reinforced by the constitutional law. सोचो प्राउथ किस लेवल पे बात कर रहा है. प्राउथ is not just a party. प्राउथ वर्ल्ड गवर्नमेंट है. आगे बात करते हैं. Now the question comes into mind: in order to increase the purchasing capacity of an individual, can we double the salary,
instead of increasing the production of essential commodities. देखो प्रॉथ का प्रिंसिपल क्या है? प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट. तो एसेंशियल कमोडिटीज जो रिक्वायरमेंट कमोडिटीज हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रिंसिपल के बिहाफ में, आई मीन इस ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है हम लोग उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, ये प्राउड कहता है. अगर कल कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाने से बेहतर है कि तुम किसी की सैलरी डबल कर दो, तो क्या वो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएगी? अभी आपको लग रहा होगा हाँ, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसका आप बोलोगे, उसके बाद आप बोलोगे ना. देखो कैसे. आंसर इज दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच टू इंक्रीज परचेसिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, इट इज कॉमन सेंस दैट इफ सप्लाई इज लेस, अगर किसी भी चीज का सप्लाई कम है तो डिमांड विल बी हाई. इफ डिमांड इज हाई, प्राइस वुड आल्सो बी हाई. कॉमन सेंस है ना. You have doubled the salary in order to meet the minimum requirement, but if the price of a commodity is go sky high, it would be like adding fuel to fire. आपके पास पॉकेट में 1 लाख रुपया, लेकिन आलू मिल रहा है कैसे? 200 रुपए किलो. समझ रहे हैं? जहां आलू मिलता था 10 रुपए किलो. अगर आलू का प्रोडक्शन हम लोग कम कर देंगे, तो आलू तो भाई डेली यूजेस में आता है, करेक्ट? मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? कम कर देंगे, लेकिन उसका डिमांड तो ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो लोग उसका दाम बढ़ा देंगे, और दाम बढ़ा देंगे तो आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, आप महंगा दे करके ले रहे तो आपको नुकसान ही हो रहा. लेकिन वहीं पे प्रॉथ कहती है अगर हम प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे थ्रू इन्वेस्टमेंट, दैट इज द ओनली वे to increase the purchasing capacity of any country. We have to increase the production, and the principle must be production for consumption, not for profit. Whereas capitalism says production for profit, not for consumption. This is where Prout is way better than uh, other philosophies in the world, right? So now say you have doubled the salary in order to meet the minimum requirement, but if the price of commodities is sky high, it would be like adding fuel to fire. So doubling their salary is a failure option to increase purchasing capacity. Now let's assume we have increased the production, hence supply of good is high, which means easily availability. If the production is increased through investment in development programs, instead, the purchasing capacity of the people will be increased without increasing their salaries. समझो, प्रॉथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई. इट्स नॉट जस्ट अ पार्टी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स है. आगे आते हैं. नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज परचेसिंग कैपेसिटी. Now and also we understood what is the use of it, right? How to increase the purchasing capacity? Purchasing capacity को कैसे increase करते हैं ये भी हम लोग समझ गए. Now we have to understand the approach toward increasing purchasing capacity. As we all know, purchasing capacity can only be increased by increasing production for more consumption, right? But the question comes into picture, how we can increase the production of essential commodities, correct? That is the question. In Proth economy, there is a special word given by Sri P.R. Sarkar, and the special word is people's economy. This analyzes the lives of individual in relation to the economy as a whole, including their living standard, purchasing capacity, and economic problem. The primary goal of people economy is to ensure that everyone receives the minimum requirement. मैंने इतने आसान शब्दों में लिखा है कि आप पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा. तो मुझे लगता है मैं बेकार में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझ पाएंगे मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ. This responsibility includes overseeing the production, distribution, storage, marketing, and pricing of consumable goods. Coming to the next slide. In Prout, commodities has been classified into 3 categories: essential goods, semi-essential goods, non-essential goods. Essential goods are those goods those needed to be maintained an adequate standard of life, like clean water, foods, clothing, medicine, housing, textbooks, other education materials, electricity, and energy. These are essential commodities.
essential goods. Semi-essential commodities are those some type of foods, clothing, books other than textbooks, most electronic goods, various household items, and so on. Non-essential commodities include luxury goods. Now the question coming to picture is, who will manage and do the production of these categories of goods? A cooperative or a small private enterprise? आपने सुना होगा प्राउड कोऑपरेटिव के बारे में बात करती है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है जिसका नाम है स्मॉल प्राइवेट एंटरप्राइज. So the answer to the question is cooperative will produce and sell essential commodities and will manage semi-essential products wherever possible. And a small private enterprise will produce luxury goods and some semi-essential items on a small scale. There is a fund of fox. Fund of fox is a word जो कि मैंने खुद से बनाया है. अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो मैं उसे फंड ऑफ फॉक्स कहता हूँ. What is the difference between cooperatives and small private enterprises? Under Prout, every cooperative will be a private enterprise in its initial stage. अरे ये क्या बोल रहे हो? कोऑपरेटिव प्राइवेट होगा? ओह, ये गलत बता रहा है. आगे तो पढ़ लो. If the small private business is expanding, it will be converted into cooperatives for overall development of the society. शुरू में कोई भी कोऑपरेटिव एज ए प्राइवेट एंटरप्राइज से शुरू होगा, स्मॉल प्राइवेट एंटरप्राइज से, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट एंटरप्राइज ग्रो करने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, हम लोग उसको कोऑपरेटिव के रूप में ढाल देंगे. ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्राउड का एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का नाम है, जो प्रिंसिपल है, no person should be allowed to accumulate any physical wealth without clear-cut permission of the society. किसी भी इंसान को सोसाइटी के परमिशन के, इजाजत के बगैर किसी भी तरह का धन, वेल्थ रखने का इजाजत नहीं दी जाएगी. और अगर आप इस स्मॉल प्राइवेट एंटरप्राइज को छोड़ देते हैं और जब ये बिग प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाएगी तो इसको कौन चला रहे हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स. तो सारे के सारे प्रॉफिट कौन रख रहे हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स. इकोनॉमी मेंटेन कौन कर रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल्स. A few small group of people, 5 to 10 only, right? Whereas cooperative is completely different from privatization. Cooperative means जो कि लोकल डेवलपमेंट के द्वारा कार्यरत होगा. लोकल लोग उसको काम करेंगे, उस पे लोकल लोगों का ऑर्डर चलेगा, उस पे लोकल लोग जो मोरलिस्ट हैं, जो साधक हैं, वो कोऑपरेटिव चलाएंगे. मतलब नाउ द क्वेश्चन इज हु इज अ मोरलिस्ट. अगर हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में समझेंगे तो जो साधना करते, जो 16 पॉइंट फॉलो करते, जो यम नियम में प्रतिष्ठित है, वही मोरलिस्ट है, राइट? लेकिन बाबा ने कहीं बताया है, वन हु हैव मर्ज्ड देयर सोशियो-इकोनॉमिक, इंडिविजुअल सोशियो-इकोनॉमिक इंटरेस्ट with the socio-economic interest of the socio-economic unit they live in. ऐसे जो लोग हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा कोऑपरेटिव रन करेगा, जो अपनी खुशी समाज की खुशी के साथ जोड़ देते हैं, जो पोस्ट नहीं चाहते हैं. आई डोंट वांट एनी पोस्ट. मैं बाबा का काम कर रहा हूँ, मुझे पोस्ट दोगे चाहे नहीं दोगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. जो लोग पोस्ट के पीछे परेशान हैं, अरे मैं ये तो यहाँ का ये हूँ, समझ रहे हो? तो ये हमारा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे छोटा सा चीज था, और इट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मी, व्हिच मींस ज्योतिरंजन alias Bittu. आई एम ए मेंबर ऑफ EPF. And youth students, you can contact me on my number given at the last of this PPT, that is 6608400679. I hope you have enjoyed this session. We'll see you again in next meeting. Thank you. Namaskar. Bye bye.